तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 2 मिनटों में हिंदी का मैं चैप्टर लेकर के आऊंगा, तो अभी आपके लिए हिंदी का चैप्टर लेकर के आया हूं। और आज का हमारा चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर समय इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। आज हम इसमें से 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, 20 मात्र 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलो सबसे पहले ये जवाब देना कि परंपरा का जो मूल्यांकन है वो साहित्य की कौन सी विधा है। जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना तो सबसे पहले यही आता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो कहानी है या फिर निबंध है या फिर अन्य कुछ है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद उसका लेखक कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ करके लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर व्यंग्य है। आप लोग अब जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पे एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यह जो है एक निबंध है, तो मैं क्या बोलूंगा सर, मैं भी बोलूंगा जी करेक्ट हो जाएगा। यानी परंपरा का जो मूल्यांकन है एक निबंध है, कहानी नहीं है। कहानी क्या है, तो 20 के दांत पढ़े हो ना कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपसे ये पूछ देगा कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, विश्व पूजन शाह या फिर अमरकांत। तो अभी अमरकांत का जो था ना वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले चीज यहाँ पे देखिएगा, ये पढ़ा चुका हूं, जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव देख लो। और यहाँ पर जो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक हो जाएंगे भाई रामविलास शर्मा। आपका कमेंट क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है कि नहीं, जरूर आएगा, क्योंकि आपने जो जीटी वाला से पढ़ा है ना उसका एक नाम ही काफी है। 2 का ए याद कर लो, 2 का ए याद कर लो। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, किस निबंध की संपत्ति है। बताइए तो किस निबंध की संपत्ति है कि भाग्यवाद नहीं होता है, ठीक है ना। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं होता है, कहाँ पे बात किया गया है, तो ये परंपरा के मूल्यांकन में रामविलास शर्मा कहते हैं। यानी 3 का आपको क्या याद करना है भाई जी, 3 का आपको बी याद कर लेना है, ठीक है, 3 का बी याद कर लेना है। और अगर आप याद कर लेते हो ना तो आपके एग्जाम में 3 का बी देखने को मिल जाएंगे। वहां पर भी 3 का बी जाकर के आंख बंद करके टिक कर दोगे ना, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं ढीलता नहीं हूँ भाई साहब, एक बात सुन लीजिए, मैं कहता वही हो जो करता हूँ। और आपका एग्जाम में मैं बोला ना 85 बोला ना, अब देख लीजिएगा एग्जाम के बाद रिजल्ट जिस दिन आएगा, जिस दिन ये भी सुन लीजिएगा मेरे मुंह से कि हमारे बच्चों ने इतना अंक प्राप्त किया, ये सुनने को मिलेगा जल्द भाई। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन लीजिएगा तो फिर बड़ी बात हो जाएगा ना। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से, ठीक है ना, प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। आप तो यहाँ पे बोल दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या बोल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा सब परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बट ये एग्जाम में याद रहेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भौतिकवाद अभाग्यवाद, अगर किसी भी लाइन में भौतिकवाद भाग्यवाद आए तो समझ लेना कि ये परंपरा का मूल्यांकन का है। यही एक ट्रिक है, यही एक नियम है जो मैं भी याद किया करता था और आपको भी याद कराऊंगा। तब तो आप में और मेरे में फर्क बचेगा, वरना आप जैसे रटते हो, अगर मैं भी वैसे रटता तो मेरा इतना नंबर आता नहीं आता। तो ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक पे चलो। और अपना अगर एग्जाम में 90% अंक नहीं आएगा ना तो बताना मेरे को कि सर मेरा 90 नंबर क्यों नहीं आया, तो मैं बोलूंगा कि तुमने तो पढ़ाई नहीं किया होगा। जो लड़का एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से 2 महीना करता है ना, मात्र 2 महीना, उसका 400 नंबर जो है ना रखा हुआ रहता है, सिर्फ नाम के लिए वो एग्जाम देने जाता है, उसका रिजल्ट पहला ही बन जाता है 400 नंबर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हो। तो बताइए कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी, उच्च गांव सैनी, उच्च गांव सैनी। क्या जवाब दीजिएगा जी। ये इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रुकूंगा और 5 का करेक्ट आंसर तुमसे पूछूंगा, तुम क्या जवाब देगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए बोलेंगे, अरे भाई ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी को भी तो देखो, ऑप्शन बी को देखना है तब तो आप हंसिएगा। तो ऑप्शन बी को देखिए और 5 का भी बोल दीजिए। जिनको याद था वो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं था 5 का बी याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला आपसे ये पूछा जाएगा कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। जो लकीर को फकीर ना होकर रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है,
या फिर जो लकीर के फकीर है, जो जनता के लिए उपयोगी साहित्य की रचना न करे, या फिर जो शोषण मुक्त सामाजिक व्यवस्था नहीं चुने। अरे भाई ज्यादा झंझट जो पालेगा ना वो बहुत पछताएगा। याद कर लो परंपरा का मूल्यांकन में, हाई वाला इनवा याद कर लो, ऑप्शन ए वाला, कि जो लकीर के फकीर ना होकर के रूढ़ियों को तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहेगा, उसे परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। और ये याद कर लो, ऑप्शन ए याद कर लो। और परंपरा का ज्ञान हम लोगों को भी पता होनी चाहिए। अब आपसे पूछ देंगे परंपरा का ज्ञान क्या है, आपको पता नहीं होगा। अरे आपको पता नहीं होगा, मैं 100% लिख करके दे देता हूँ, क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा नहीं। कोई बात नहीं है भाई, यहाँ समझो। रामविलास शर्मा का तो जन्म याद होगा, 11 अक्टूबर 1911, 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1913 या फिर 10 अक्टूबर 1914। ये तो सीरियल नंबर आ जाएगा भाई। जवाब दीजिएगा, 7 का करेक्ट क्या हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये ABCDEFGHIJKLMNOP के ऊपर मत जाइए भाई, ध्यान दीजिएगा, 7 का करेक्ट आंसर आपको याद कर लेना है कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में जो है रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। याद रहेगा जी सर, मेरे को याद रहेगा क्योंकि आपने बताया और मुझे नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक चीज याद रखिएगा, 7 का बी याद रखिएगा जी। 8 नंबर क्वेश्चन आ गया कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जाएगा। अब 2026 कब है आपको पता है कि नहीं, तो आपको नहीं पता है तो समझ जाइए, ये जो अब की बार एग्जामों आने वाला है ना, इसी एग्जामों में क्वेश्चन छपेगा। तो 8 का याद कर लीजिए भाई। 8 का क्या याद कीजिएगा जी, 8 का क्या याद कीजिएगा, तो याद कर लीजिए 1949 से 1953 तक, यानी कि टोटल 4 साल। टोटल कितने साल, 4 साल। इसके लिए मैं रुकूंगा 10 सेकेंड, रटो यहीं पे और रट करके जाओ आगे। 1949 से लेकर के 1953 तक, तब तक मैं वेट करता हूं और देखता हूं कितने सारे बच्चे अभी हमारे साथ लाइव में हैं। तो चलिए भाई, मेरे को तो कुछ लेना देना नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ये क्लियर कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन टकराएगा। ये तो सब कोई बोलता है, बट टकराता किसका है ये एग्जाम के बाद पता चलेगा। ठीक है ना, रुतबा ऐसा ही नहीं बनता है, रुतबा बनाने के लिए पावर चाहिए। ठीक है, पावर चाहिए। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, या फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र। बताओ, रामविलास शर्मा को जो है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 9 का याद कर लो जी, 9 का याद कर लो, निराला की साहित्य साधना पर। ठीक है, निराला की साहित्य साधना पर रामविलास शर्मा जी को है क्या मिला है, तो भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये आपको याद होनी चाहिए, यानी 9 का करेक्ट आंसर याद कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। शांत माहौल में रहना, शांत माहौल में रह करके और एक के बार धमाका करना जो होता है ना, छोटा मोटा बात नहीं होता है। आप शांति से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बट 10th में इतना बड़का धमाका कीजिएगा कि आपके इलाका का लोग सोचे कि आपसे बात करे कैसे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं भाई, अच्छी तरीके से समझ रहे हो। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है, अथवा भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। बताओ, समर्थवादी, पूंजीवादी, समन्वयवादी, आधुनिक व्यवस्था। अरे भाई सोशल साइंस पढ़ते हो का, सोशल साइंस पढ़ते हो तो याद कर लो, और नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन 8 रट जाओ, ऑप्शन 8 रट जाओ। अब मैं आपके लिए 5 सेकेंड इंतजार करता हूँ। सब लोग बता दीजिए 10 का ए, सब लोग बताइए 10 का ए। अरे भाई बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 10 का ए बोलो, बोलो जल्दी है। अरे अपने तो बोल दिया, मैं कहाँ पे हूँ यार, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपने क्या से क्या बोल दिया। 11 नंबर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है जी, रघुवीर सहाय, अज्ञे, जायसी, या फिर रामविलास शर्मा। अगर मैं आपको बताऊंगा कि जायसी हो जाएगा तो आप क्या कहिएगा, सर गलत है, गलत है, क्योंकि मैं तो गलत पढ़ा नहीं हूँ। आप सबसे पहले ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी मारिए, तब मैं रुकूंगा, वरना मैं रुकूंगा नहीं। कमेंट से भर दूंगा, पूरा पूरा कमेंट भर दूंगा, अगर आप सी बोलिएगा तो डी से भर दूंगा। डी मारिए, डी मारिए, देखो डी मार दिया ना, डी मार दिया। 11 का डी हो जाएगा भाई, 11 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया।
यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत रामविलास शर्मा या फिर नलिनी विलोचन शर्मा। अरे 12 का क्या बोलेगा जी? मैं तो यहाँ बोल दूंगा रामविलास शर्मा, क्योंकि रामविलास शर्मा के बारे में चर्चा हो रहा है। यहाँ तुमको भी याद हो जाएगा, और जब एग्जाम में जाइएगा तो वहां याद कीजिएगा, अरे भाई कौन सा था, रामविलास शर्मा था कि यतीन्द्र मिश्र था या फिर अमरकांत था। तो बैठ के वहां पछताना नहीं है भाई, जहां पढ़ते हो तो समझ लो कि जीवनी साहित्य का एक नया आयाम है। जीवनी साहित्य का नया आयाम है ये क्या है भाई? रामविलास शर्मा। जीवनी साहित्य का एक आयाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भाई, रामविलास शर्मा। अब ये पढ़ने पर पता चल रहा है कि बहुत महान आदमी थे। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामविलास शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, अमरकांत या फिर यतीन्द्र मिश्र। फटाक से बिना देख ले ए मार, तो मार देगा क्या जी ये? तो मैं तो बोल दूंगा जी सर ये। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो आंसर जितना जल्दी मिलता है वही एग्जाम में उतना मुश्किल पैदा करता है। तो आपको जो है अभी रट लेना है कि हिंदी के जो आलोचनात्मक है ना, आलोचनात्मक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने वाले जो आदमी थे वो कौन थे जी? तो कौन थे आप क्या बोलिएगा? तो आप कहिएगा सर वो थे हमारे रामविलास शर्मा, जो एक महान कवि जाने जाते हैं। इनके बारे में हम लोग तो कम सम पढ़ लेते हैं, बट इनके बारे में इसकी रियल जानकारी जानिएगा ना तो आप कहिएगा कि ये भी जो थे ना एक आदमी थे, और इनके जैसा भी बनने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? बदरघाट पटना या फिर उन्नत उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश या फिर दुर्ग छत्तीसगढ़। बताओ रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश हुआ था क्या जी? बलिया उत्तर प्रदेश हुआ था जी। आप कहिएगा जी सर आपको कैसे पता? तो मेरे को आपने बताया कि 14 का सी हो जाएगा, सर 14 का सी मारिए नहीं तो अभी यहाँ से भाग जाएंगे। तो मैंने तो 14 का सी मार दिया, बट याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, साहित्य के विकास में प्रतिशाली मनुष्यों की तरह और किन की विशेष भूमिका है? संस्कृति की, धर्म की, अध्यक्षता की या फिर जन समुदाय और राजनीति की? तो साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली, ठीक है ना, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जो है ना, मनुष्य की तरह अगर विशेष भूमिका की बात करें तो सबसे विशेष भूमिका हो जाएगी धर्म की, ठीक है, धर्म की भी भूमिका है। और हमारे जो अगर देखा जाए तो पटना के क्षेत्र में, अगर बिहार में देखा जाए, पूरा भारत में बात किया जाता है तो खास करके बिहार ऐसा एक स्टेट आता है जहाँ पे जातिवाद ज्यादा होता है, अशिक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, अशिक्षा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बिहार है ना थोड़ा अशिक्षित है, और अशिक्षित के कारण ही जो है अभी अदर स्टेट से पीछे चल रहा है, और इसे आगे हम और आप लेकर के जाएंगे। ये क्या करना है, आपको वादा करना है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, और एक बार शान से बोलेंगे कि हम बिहारी है। एक बिहारी सौ पर भारी, कहावत सुने हो जी, एक बिहारी सौ पर भारी, वही बनना है। अभी एक आदमी तो तहलका मचा ही रहा है, साथ में हम सब भी मिल करके तहलका मचाएंगे। खान सर को जानते हो? नहीं जानते हो तो पहले जाकर उनके बारे में जानो कि जारशाही में थी सोवियत, रूस, फ्रांस या फिर नेपाल या फिर चीन। 16 का करेक्ट आंसर बताओ, 16 का बताओ करेक्ट आंसर। आप कहिएगा सर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। जारशाही में जो थी ना सोवियत रूस थी, 16 का ए याद हो जाएगा। अरे भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं होगा, 16 का ए हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा कि कला पूर्णतः निर्देश होना भी एक दोष क्यों माना जाता है? अरे भाई इतना क्या पढ़ेगा वो, बताओ, इतना पढ़ के मैं पागल हो जाऊं क्या? नहीं भाई आपको ट्रिक बता देता हूँ। अरे जाओ आइएगा ऑप्शन 17 का, ठीक है, आपको जाओ 17 का यहाँ ऑप्शन डी याद कर लो, क्योंकि श्रेष्ठ कृतिका में दोष नहीं होता है। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि श्रेष्ठ कृति में भी जो है दोष नहीं होता है। याद कर लो, याद कर लो भाई। अच्छा एक बात बोलो, मैं आपको इतना अच्छे ढंग से मेहनत करके तो पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये जरूर बताना, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे ना कि मेरे अंदर कमी क्या है तो उससे पूरा करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा बनाओ कि आपके एग्जाम तक हम साथ रहें, ठीक है, और एग्जाम के बाद भी, क्योंकि रिजल्ट कहाँ जाएगा जी? प्रगतिशील साहित्य का संबंध कहाँ है? बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्कस विचारों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से जान लो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध में से किसी से नहीं है।
तो ऑप्शन में तो ही नहीं है, तो ठहरा के क्या बोलिएगा सर, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस प्रकार का संग्राम कहते थे? महान राष्ट्रीय संग्राम, राजनीतिक संग्राम, धार्मिक या फिर संग्राम, सामाजिक संग्राम? बोलिएगा, जवाब दीजिएगा 19 का। अरे भाई याद कर लो, कितना बुलवाएगा, बुलवाते बुलवाते तो मेरा सर दर्द करने लगा। 19 का याद कर लो, महान भारतीय संग्राम, याद रहेगा। देख रहा ना कैसे बोलना पड़ रहा है, इतना आवाज, इतना बोल बोल कर थक गया हूँ। राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़े निर्णायक शक्ति है? विचित्र प्रवाह, अविचित्र प्रवाह, लौकिक या फिर अलौकिक प्रवाह? अरे भाई याद कर लो, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौकिक प्रवाह। तो मैंने क्या बोला आपको कि हिंदी के 20 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। मैंने अपना परवाह नहीं किया और आपको 20 क्वेश्चन बता दिया, साथ ही साथ मैथ का भी क्वेश्चन बताया। अब एक चीज आप बताओ, आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताओ, ओरिजिनल और अपने अंदर से बताओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऊपरे ऊपरे बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। देखो मेरे अंदर जो कमी है ना अभी, उसको तुम कमी को निकालो और निकाल करके बताओ सर ये चीज कमी है आप में, इसे पूरा कीजिए ताकि आपको पूरे बिहार का स्टूडेंट एक साथ होकर के देखे। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है, अभी मैं तो अकेला हूँ, बट यहाँ पर भी आपको अगले 2 सालों में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है ना, मेरा आप लोगों से वादा समझो या फिर एक सुझाव समझो या फिर एक हैसियत समझो, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उतना पावर, उतना जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। जब आपके अंदर होगा ना, तब आप अपने काम को अच्छी तरीके से कीजिएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सही तरीका से कंप्लीट कर लिया होगा ना ये हिंदी का और साइंस का, तो आप भी एग्जाम के बाद लगा करके चश्मा और फोटो खिंचवाइएगा, देखो ये मेरा कॉलेज है, समझ रहे हो? लेकिन याद होना चाहिए भाई, सभी क्वेश्चन याद है तो जाके चश्मा खिंचवा के एकदम एग्जाम जब देना नू, एग्जाम जब दे देना और एग्जाम में जब सारा क्वेश्चन आ जाए तो मौज करना, एक दिन ऐश करके आना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।